टॉपिक आज की क्लास का टॉपिक हमारे पास है इंटरनल ट्रेड। चैप्टर नंबर 1 में हमने एक चार्ट पढ़ा था, अगर आपको याद होगा। चैप्टर नंबर 1 में जब आप पढ़ते हो बिजनेस क्लासिफिकेशन का एक चार्ट, तो वहाँ पे वो बताता है कि हमारे पास जो ट्रेड है वो दो टाइप का है। एक तो इंटरनल ट्रेड है और एक एक्सटर्नल ट्रेड है। इंटरनल ट्रेड के अंदर हम पढ़ते हैं होलसेलर, रिटेलर, इटरेंट रिटेलर, ये सब चीज़ें। और एक्सटर्नल ट्रेड में हम पढ़ते हैं एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात तो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है। इंटरनल ट्रेड की बात हम इस चैप्टर में करेंगे, किस तरीके से बिजनेस इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में अगर आप करते हो, यानी किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप बिजनेस करते हो, तो उसे हम इंटरनल ट्रेड का नाम देते हैं। यानी कोई भी कंट्री के अंदर बिजनेस जब आप करते हो ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, तो उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। मीनिंग देखते हैं इसकी। इंटरनल ट्रेड में बी डिफाइंड एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। आ गया ना, मेन अंडरलाइन यही करना है, क्या, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री। आप इंडिया से बाहर जाओगे तो इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगा। गुड्स आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम विद इन द कंट्री, सो नो कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी इज लेविड। मतलब जब आप इंडिया से बाहर बिजनेस करते हो, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें करते हो, तो वहाँ पे कंसेप्ट आता है इंपोर्ट ड्यूटी का। इंपोर्ट ड्यूटी लगती है जब आप इंडिया से सामान लाते हो, राइट। तो यहाँ पे तो इंडिया से हम बाहर जा ही नहीं रहे, ना ही इंडिया से बाहर हम बिजनेस को कर रहे। तो यहाँ पे इंटरनल ट्रेड में हम क्या क्या सीखेंगे, देखो ये चार्ट हमारे पास आ गया। ये चार्ट हमें क्या कह रहा है, इंटरनल ट्रेड में हम देखेंगे होलसेलर सर्विस और रिटेल सर्विस। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। यस। इंटरनल ट्रेड के हमारे पास ये चार्ट क्या कहता है, देखो इंटरनल ट्रेड में हमारे पास होलसेल की सर्विसेज हम पढ़ेंगे, रिटेल की सर्विसेज हम पढ़ेंगे। होलसेलर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जब बिजनेस करते हो तो आप लमसम क्वांटिटी खरीदते हो और फुटकर व्यापारी को सेल करते हो। फुटकर व्यापारी का मतलब आपसे कोई विक्रेता, आपसे कोई छोटा मोटा सेलर ले जाएगा और आप अल्टीमेट कस्टमर को डील नहीं करना चाहते, है ना। जैसे मान लो आप मदर डेयरी कि अगर आप फ्रेंचाइजी ले लेते हो, तो मदर डेयरी के बाद अगर आप होलसेलिंग का काम करते हो, तो आप कस्टमर को 1 पाउच 2 पाउच मिल्क नहीं दोगे, फिर आपकी डीलिंग होगी 10 लीटर 50 लीटर 100 लीटर इस तरीके से। तो ये होलसेल बिजनेस है। और रिटेल का मतलब होता है जो कस्टमर से टच है, जो कस्टमर को कस्टमर के अकॉर्डिंग गुड्स सप्लाई करेगा, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, हमारे पास क्या है, होलसेल को हम डिटेल से कर लेते हैं। अब इन्हीं दोनों का हम डिस्कशन करेंगे, होलसेल और रिटेल के बारे में। तो पहले हम लोग करते हैं होलसेल का बिजनेस कैसे होता है। होलसेल देखो, होलसेल क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, एक बार मीनिंग देख लो आप। होलसेल क्या है, होलसेल सर्व एज अ इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चर एंड रिटेलर। देखो जैसा कि यहाँ पे आ गया। अब जो होलसेलर है वो दो के बीच में काम करेगा, मैन्युफैक्चरर से सामान लेगा लमसम में, बल्क में, और कस्टमर तक नहीं, रिटेलर को देगा। कस्टमर नहीं, रिटेलर को देगा, जो छोटे मोटे सेलर्स हैं। दे परचेज इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल इन स्मॉल लॉट टू रिटेलर एंड इंडस्ट्रियल यूज। जैसे इंडस्ट्रियल यूज कैसे हो गया, जैसे मान लो कि आप ब्रेड वगैरह सेल करते हो होटल्स को, तो होटल वाले क्या हैं, आपके रिटेलर्स हैं, है ना। कंज्यूमर कौन है, जो वहां जाके ब्रेड खाएगा। दे डू नॉट सेल प्रोडक्ट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। ये लोग कंज्यूमर से सीधा डील नहीं करते। अब हमें क्वेश्चन पढ़ना है कि ये लोग सर्विसेज किसे देते हैं और क्या क्या सर्विसेज देते हैं। तो होलसेलर किसके टच में था, जल्दी बताओ। अभी हमने क्या पढ़ा, होलसेलर टच में है किसके, मैन्युफैक्चरर के टच में है और रिटेलर के टच में है। यानी होलसेलर सर्विसेज देगा मैन्युफैक्चर को और होलसेल सर्विसेज देगा किसको, बताओ, रिटेलर को। अब हम ये देख लेते हैं। पहला हम देख ले हैं सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर। फटाफट देखते हैं, हमारे पास 6 पॉइंट कौन कौन से हैं, बहुत ही इजी। पहली बात है सर्विसेज होलसेलर की मैन्युफैक्चर क्या है, पहला है फैसिलिटेट लार्ज स्केल। अब देखो मैन्युफैक्चर का काम बनाना है, अगर होलसेलर से उसका कांटेक्ट नहीं होगा ना, तो हो सकता है उसका गुड्स ही सेल करने के लिए कोई अवेलेबल ना हो। तो जितने ज़्यादा मैन्युफैक्चर के टच में होगा मैन्युफैक्चरर, उतने ज़्यादा उसकी सेल होगी, जितने ज़्यादा प्रोडक्शन वो कर पाएगा उतना ही मैन्युफैक्चर को उसका फ़ायदा होगा। दूसरा कहता है एक्सपर्ट एडवाइस एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन। अब होलसेलर को क्या है, मार्केट की इन्फॉर्मेशन है, उसे पता है क्या चीज़ बिक रही है क्या नहीं बिक रही, किसकी मार्केट में डिमांड है किसकी नहीं है। तो इस लेवल पे कौन हेल्प करेगा, बताओ, मैन्युफैक्चरर, सॉरी होलसेलर किसकी, मैन्युफैक्चरर की। तीसरा क्या है,
प्रोवाइड वेयर हाउसिंग स्टोरेज फैसिलिटी है। अब मैन्युफैक्चर ने तो गुड्स बना दिया, उसके पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है। वेयर हाउसिंग का मतलब समझ गए ना आप, गुड्स को रखने की जगह, चाहे वो फ्रिज क्यों ना हो, चाहे वो गोडाउन क्यों ना हो, चाहे वो छत क्यों ना हो, है ना। तो वो उसके पास, किसके पास नहीं है, होलसेलर के पास, सॉरी मैन्युफैक्चर के पास नहीं है, इसलिए वो रिस्क कौन ले रहा है, होलसेलर ले रहा है। तीसरा, अब इस तरीके से रिस्क बियर कर रहा है, रिस्क हर चीज़ का, गुड्स को रखने का, गुड्स को पास ऑन करने का, गुड्स को प्रॉफिट पे बेचने का। फिफ्थ है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मैन्युफैक्चरर। अब हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर को वो एडवांस पेमेंट कर दे, है ना, कि आप हमें इतनी क्वांटिटी का सामान दे दो और हमसे एडवांस पैसे ले। तो एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस किसकी हो गई, मैन्युफैक्चरर की। सिक्स्थ है फैसिलिटेट कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन कंटिन्यूली बना रहेगा। यानी मैन्युफैक्चर को सिर्फ किस पे ध्यान देना है बताओ, सिर्फ आप प्रोडक्शन करो, आप सेल की चिंता मत करो। सेल करने के लिए कौन बैठा है, होलसेलर। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर। बहुत सिंपल है, यानी होलसेलर जो है रिटेलर को क्या सर्विस दे रहा है, ये होलसेलर रिटेलर को क्या सुविधाएं देता है। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स कराएगा। उसे क्या पता गुड्स कहाँ से आ रही, कितने कीमत पे आ रही है, उसको तो बस बेचना है कस्टमर को, छोटे छोटे कस्टमर्स को। तो वो कौन देगा उसको, होलसेलर। मार्केट में सपोर्ट करेगा कि भाई अगर तेरा सामान नहीं बिका तो टेंशन ना ले, मुझे वापस कर दियो, राइट। ग्रांट ऑफ क्रेडिट, अब यहाँ पे भी उसको क्या देगा, उसको हो सकता है कि भाई तू मुझसे सामान ले ले, पैसे अभी मत दे, ध्यान से समझो, पैसे अभी मत दे, तू सामान बेचने के बाद दे दियो। यानी ये दोनों को हेल्प कर रहा है फाइनेंशियली, उसको एडवांस दे रहा था प्रोड्यूसर को, और इसको कह रहा है कि भाई क्रेडिट पीरियड दे रहा हूँ तेरे को, अभी मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, तू सामान बेच ले। उसके बाद स्पेशलाइज नॉलेज देगा कि भाई ऐसे सामान बेच, ऐसे मार्केटिंग कर, ऐसे फ्री डिस्काउंट ऑफर दे। उसके बाद रिस्क शेयर भी करेगा। अब आ जाओ रिटेल ट्रेड शुरू करते हैं। यानी अब फुटकर व्यापारी आ गए, फुटकर व्यापारी जो छोटी छोटी क्वांटिटी में बायर को सामान घर घर तक पहुंचा रहे हैं। अब यहाँ पे कंज्यूमर के टच में है, रिटेल किसके टच में है बताओ, कंज्यूमर के। अब ये दो लोगों से लिंक में, जल्दी बताओ कौन से दो लोग हैं ये दो लोगों से टच में हैं। किस किस से, एक तो मैन्युफैक्चरर से, एक तो होलसेलर से, और किससे है दूसरा, कंज्यूमर से, ठीक है ना। रिटेल ट्रेड का मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, रिटेलर बिजनेस एंटरप्राइज विच बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल देम इन स्मॉल क्वांटिटी टू द अल्टीमेट सेलर। यानी रिटेल बिजनेस वो है जिसमें आप बल्क में लेते हो, किससे, होलसेलर से, और किसको सप्लाई करते हो, अल्टीमेट कंज्यूमर को, जैसे मैंने मिल्क का एग्जांपल बताया, राइट। देखो, सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टू मैन्युफैक्चर एंड होलसेलर। ऑब्वियस ही बात है कि अगर होलसेल के टच में है तो बेनिफिट अल्टीमेटली किसका हो गया, मैन्युफैक्चर का भी, क्योंकि होलसेलर से सामान तो रिटेलर ही ले रहा है ना, ठीक है। तो क्या हेल्प देता है रिटेलर मैन्युफैक्चर और होलसेलर को, देखो 5 सर्विसेज हम पढ़ेंगे इसकी क्या क्या हेल्प करता है। पहला, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन, अल्टीमेटली कस्टमर तक तो यही पहुंचा रहा है। पर्सनल सेलिंग कर रहा है, घर घर जाके बेच के कस्टमर को दे रहा है, आपका प्रमोशन कर रहा है। इनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशन, जितना ज़्यादा ये बेचेगा, जितने कस्टमर से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपका सेल बढ़ेगा। कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, आपके लिए मार्केट की इन्फॉर्मेशन लाता है, क्या बिक रहा है, किसके कस्टमर कम आ रहे हैं, किसके कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, किसकी मार्केट में डिमांड जीरो हो रही है, आपको बताएगा ये। और हेल्प इन सेल प्रमोशन, आपके जितने डिस्काउंट प्रमोशन वगैरह हैं ये अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाएगा, ठीक है। अब आ जाओ बहुत आसान टॉपिक कि रिटेलर हमें यानी कंज्यूमर को क्या सर्विस देता है। अब तो इसको आप बना के भी ले सकते हो। एक गली की दुकान वाला आपको क्या सुविधाएं देता है, पहली बात रेगुलर अवेलेबिलिटी, आप आज चले जाओ दूध मिल जाएगा, दोपहर में चले जाओ दूध मिल जाएगा, सुबह चले जाओ दूध मिल जाएगा, रेगुलर अवेलेबिलिटी। नए प्रोडक्ट कौन से आए हैं आपके पीछे पड़ जाएगा, भैया ये सामान आया इतने रुपए का है, इतने बढ़िया सस्ता है, इसको ले लो, इसमें ये है। कन्वीनियंस इन बाइंग है, आप उधार खरीद सकते हो, नगद खरीद सकते हो, शाम को खरीद सकते हो, सुबह खरीद सकते हो, पैसे मत दो, 3-4 बार दे देना, समझ रहे हो। वाइड सिलेक्शन है, आप कोलगेट लेने जाते हो तो बोलेगा भाई साहब पतंजलि का भी है, पेप्सोडेंट का भी है, जो लेना है आप बोले, सिलेक्शन वाइड है। आफ्टर सेल सर्विस भी देता है कि भैया खराब वराब हो जाए तो वापस कर लूँगा, दूध ले जाओ फट वट जाए तो एक्सपायरी डेट वगैरह अगर मतलब समझ रहे हो ना आप, तो वापस कर लेगा वो। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, अब उधार भी देता है, फिर वो अपनी कॉपी में लिख भी लेता है, आपने देखा होगा। तो ये सारी सुविधाएं कौन दे रहा है, एक रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर को दे रहा है। अब देखो ये चार्ट आपके पास आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल ट्रेड का चार्ट आ गया। क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल ट्रेड क्या कहता है हम लोगों को, कि हमारे पास 2 टाइप के रिटेल ट्रेडर हैं, कौन कौन से,
इटिरेंट रिटेलर्स और फिक्स शॉप रिटेलर्स। इटिरेंट रिटेलर्स और फिक्स शॉप, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो पहला है इटिरेंट रिटेलर्स, वो क्या करता है, आपके घर तक सामान को लाता है, चाहे वो रेडी पटरी वाले हों, है ना, हॉकर जिसे आप बोलते हो नॉर्मली, ये इटिरेंट रिटेलर्स हैं। फिक्स शॉप वाले पता है क्या है, जहाँ पे आप जाते हो और आप गुड्स खरीदते हो, जैसे मेडिकल की शॉप समझो, जैसे मिल्क की शॉप, यानी जहाँ भी आपको जाना पड़े उनकी लोकेशन चेंज नहीं होती, वो है फिक्स शॉप रिटेलर्स। और जो आपके घर तक गुड्स को पहुंचाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, इटिरेंट रिटेलर्स। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, इसी चार्ट में है हमारे पास। इसका सबसे नीचे मैंने एक चार्ट बना रखा है, ये देखो हमारे पास ये दो आ गए, दो कैटेगरी के। तो यहीं पे कुछ डिलीशन हुआ है, पहले एक बार हम पूरा देख लेते हैं, फिर डिलीशन पार्ट को डिस्कस कर लेंगे, क्या कट गया उसे हम नहीं करेंगे। तो हमारे पास देखो कौन कौन से इटरेंट में पेडलर्स हैं, हॉकर्स हैं, मार्केट ट्रेडर्स हैं, स्ट्रीट ट्रेडर्स हैं, चीप जैक्स हैं। और फिक्स शॉप में हमारे पास क्या है, फिक्स शॉप में जनरल स्टोर जैसे जिसे आप परचून की दुकान बोलते हो, स्पेशलिटी शॉप जैसे मेडिकल की शॉप है, स्ट्रीट स्टॉल जहाँ पे स्ट्रीट कोई गली के किनारे जहाँ पे थोड़ा क्राउड रहता है चौराहे पे, सेकंड हैंड गुड शॉप जहाँ पे पुराना सामान मिलता है, सेकंड शॉप, उसके बाद सिंगल लाइन शॉप, सिंगल लाइन मतलब पतंजलि का स्टोर, एक ही लाइन एक ही प्रकार का प्रोडक्ट। फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर्स की हम बात करेंगे जो बड़े लेवल के, जैसे मान लो बिग बाजार, हमें जो विशाल मेगा मार्ट, ये सारी चीजें जो एक एक बड़ी स्केल पे काम करते हैं, तो ये भी सारे रिटेलर ही हैं। अब जो किसान आंदोलन चल रहा है तो आपने सुना होगा, लेटेस्ट आपको पता भी होना चाहिए कि लोग क्या बातें कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे जियो जो है ये काम शुरू करने वाला है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो जियो मार्केट में आएगा, किसानों का नुकसान करेगा, ऐसा लोगों का कहना है। देखो अब आ जाओ आप चेन स्टोर और मल्टीपल, मैं लगभग ऑलमोस्ट पूरा बता देता हूँ, कितना टाइम लगना है। देखो एडवांटेज, अब चेन स्टोर पे हम आते हैं। अब हम लोग पहली सीरीज को स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास रिटेल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेन स्टोर को करेंगे। देखो चेन स्टोर क्या होता है, चेन स्टोर क्या इसके फीचर्स हैं, कैसे इसको हम पहचानेंगे, वो आ जाओ आप। देखो चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप आप बोल सकते हो। चेन एक ऐसा नाम जो कॉमन नेम से चल रहा है पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में भी आप बोल सकते हो। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मैकडी, बेस्ट एग्जांपल क्या है, मैकडी, बाटा का शोरूम, रिलायंस फ्रेश, विशाल मेगा मार्ट, एक पूरी चेन है, पूरे इंडिया में कॉमन प्राइस है, समझ रहे हो, कॉमन आउटलुक मिलेगा। तो ये सब रिटेल ही बिजनेस हैं, बस इन्होंने क्या है, एक कॉमन नाम से बिजनेस को चला रहे हैं और उसी कॉमन नाम को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या लिखा है देखो इसकी मीनिंग में, चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप आर नेटवर्क्स ऑफ रिटेल शॉप दैट आर ओन्ड बाय लार्ज मर्केंडाइज ऑर्गेनाइजेशन। जैसे रिलायंस चलता है इसमें, समझ, भारती का भी इसमें रिटेल है, समझ रहे हो ना, बाटा भी बड़ी कंपनी है। लोकेटेड थ्रू आउट इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ अ कंट्री, कहाँ लोकेटेड है, स्पेसिफिक एरिया में, हर जगह ये लोग शॉप नहीं खोलते, इनको पता है कि हमें बिजनेस कहाँ पे करना है, कहाँ हमारे पास ज़्यादा कस्टमर आएंगे, ये अच्छी लोकेलिटी को चूज करते हैं। अब इसके फीचर्स देखते हैं हम लोग। अब इसके फीचर्स में क्या है, देखो हमारे पास कितने फीचर्स के पॉइंट हैं, हमारे पास 5 फीचर्स हैं इसके। अब आप जैसे समझ गए, विशाल मेगा मार्ट समझ गए, अगर रिलायंस फ्रेश समझ गए तो आपको फीचर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला, दीज शॉप्स आर लोकेटेड इन फेयरली पॉपुलस लोकेलिटी। ऑब्वियस ही बात है, जहाँ थोड़ा पॉपुलेशन अच्छी हो, जहाँ पे कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी अच्छी हो, वहाँ पे ये लोग अपना आउटलेट ओपन करते हैं। और दूसरा लिखा है, सारी ब्रांचेस कंट्रोल कौन करता है, हेड ऑफिस प्रमोशन करता है, हेड ऑफिस प्राइस डिसाइड करता है, हेड ऑफिस सबकी सैलरी देता है। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ मर्केंडाइजिंग इज सेंट्रलाइज एट द हेड ऑफिस। खरीदना क्या है, कहाँ से खरीदना है, सामान किस वेंडर से आप मंगाओगे, ये सारा डिसीजन कौन लेगा, हेड ऑफिस लेगा। फोर्थ है, सेल्स आर डिसेंट्रलाइज, ब्रांचेस शॉप्स आर जस्ट लाइक ऑर्डिनरी रिटेल शॉप। मतलब सेल्स डिसेंट्रलाइज है, मतलब बेचना आपको अपनी अपनी ब्रांच से है ना, बेचना अपना ब्रांच का डिसीजन है, लेकिन हेड ऑफिस आपको कंट्रोल करेगा रिलेटेड टू परचेज। ऑल द सेल इन मल्टीपल शॉप आर स्ट्रिक्टली मेड ऑन कैश बेस। बिल्कुल यहाँ उधार नहीं चलता है, यहाँ आपका उधारी नहीं लिखी जाती। हाँ यहाँ बेवकूफ़ बनाते हैं आपको, टोकन दे दे के, रिचार्ज कूपन दे दे के, बोनस पॉइंट दे दे के, इस तरीके से आपको ये नए नए ऑफर देते, राइट।
देखो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आ गया वो है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, एवीएम। एटीएम अलग कॉन्सेप्ट है, एवीएम अलग मशीन का कॉन्सेप्ट है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? मेट्रो। मेट्रो में जैसे आप ऑटोमेटिक मशीन आपने देखी होगी जिसमें आप टोकन डालते हो या रिचार्ज करा लेते हो, इसी तरीके से आजकल मॉल्स वगैरह में या फॉरेन में तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इंडिया में भी अब पॉश जगह पे ये मशीन लगा दी जाती है जहाँ पे आप अपने कार्ड के थ्रू या अगर आपके पास चेंज है उस कॉइन को इंसर्ट करके अपनी शॉपिंग कर सकते हो। यानी मशीन वहाँ पे है, गुड्स वहाँ पे है, वहाँ पे कोई पर्सन नहीं मिलेगा जो आपको सर्व करे। तो ऐसा बिजनेस जहाँ पे मशीन के थ्रू आपको गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। तो देखो इसकी मीनिंग में क्या लिखा है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन इज अ न्यूएस्ट रिवॉल्यूशन इन रिटेल ट्रेड। These are coin operated machine and help in selling product like milk, soft drink, हॉट बेवरेज एंड प्लेटफॉर्म टिकट एटसेट्रा। ये प्लेटफॉर्म टिकट तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत काफ़ी टाइम से है। इसमें हम 5-10 रुपये डाल के अपनी प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हैं। और मदर डेयरी के बूथ में भी आपने देखा होगा जो आप टोकन इंसर्ट करते हो और मिल्क आ जाता है, राइट। चलो अब हमने रिटेल शॉप कर लिया, चेन स्टोर कर लिया और अभी हमने ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन देखा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, राइट। हमारे पास अब जो टॉपिक है वो है डिपार्टमेंटल स्टोर। ये आपको सिमिलर लगेगा, किसकी तरीके से? ये लगेगा चेन स्टोर की तरह, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर में फ़र्क क्या है? ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है इसमें आपको डिफरेंट ब्रांचेस नज़र नहीं आएंगी। जैसे जो मैंने बताया, पतंजलि का एग्जांपल बताया, बिग बाज़ार का बताया, मैकडी का बताया, ये चेन स्टोर है, ये चेन स्टोर है, राइट। आपको डिफरेंट लोकेशन पे मिलेंगे लेकिन कंट्रोल क्या है? सिंगल है। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या है, जो भी जहाँ पे शॉप होगी वहाँ पे आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। जैसे गर्ल्स के वियरिंग अलग, बॉयज़ के अलग, यूटेंसिल्स का अलग डिपार्टमेंट, हाउस कीपिंग का अलग डिपार्टमेंट, इस तरीके से, राइट। या इसको आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे कुछ पॉश इलाके में जैसे आप मॉल जाते हो, मॉल, राइट, तो मॉल का एग्जांपल आप बोल सकते हो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है कि मॉल में एक जगह जाओगे तो एंटरटेनमेंट का सामान आपको मिलेगा, दूसरी जगह जाओगे आपको खाने पीने का सामान मिलेगा, तीसरी जगह आप जाओगे तो वहाँ पे आपके ड्यूरेबल्स आइटम नजर आएंगे, इस तरीके से, राइट। तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर है। ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इनमें अलग अलग डिपार्टमेंट से बाइंग एंड सेलिंग होती है। चलो अब मीनिंग देखो क्या लिखा हुआ है। अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ लार्ज एस्टेब्लिशमेंट ऑफरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट। इतनी वैरायटीज आपको वो देंगे कि आपको सुई से लेके तलवार तक वहाँ पे मिल जाएगी। लो प्राइस आइटम एट वेरी एक्सपेंसिव गुड्स अंडर वन रूफ। 1 रुपये का सामान भी मिलेगा और 1 लाख का भी मिलेगा, जो आपको चाहिए वो ले लो, ठीक है। अब इसके फीचर्स आप देखो तो आपको ज़्यादा लिंक मिलेगा कि अगर आपने डिपार्टमेंटल स्टोर देखे हैं क्या लाइफ में। मोस्टली आपने क्या देखा है? आपने लाइव एग्जांपल में आपने देखा हुआ है चेन स्टोर, लेकिन अभी जब मैं फीचर्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसको भी हमने देखा है। पहला फीचर कहता है डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड अ नंबर ऑफ सर्विसेज एंड फैसिलिटीज सच एज रेस्टोरेंट की सुविधा आपको मिल जाएगी, ट्रैवलिंग के लिए वहाँ आपको सुविधा मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, टेलीफोन बूथ मिल जाएंगे, सेल्फ रेस्ट के रूम मिल जाएंगे, हेयर ड्रेसिंग सैलून मिल जाएगा। समझ गए आप? मतलब वहाँ आप जाके गुड्स भी ले सकते हो, स्टे भी कर सकते हो, और वहाँ से कहीं और जगह अगर आपको जाना है तो वहाँ भी सुविधाएं ये आपको मिल जाएंगी। दूसरा कहता है दीज स्टोर आर जनरली लोकेटेड एट सेंट्रल प्लेस इन द हार्ट ऑफ सिटी। जैसे दिल्ली में सीपी में आपको ऐसे नज़र आएंगे, क्योंकि जो फॉरेन टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो वहीं पे रुकते हैं, ठीक है। विच कैटर टू अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, जहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा, और हम बोल सकते हैं क्रीमी कस्टमर को वो लोग पकड़ेंगे, राइट। उसके बाद तीसरा है डिपार्टमेंटल स्टोर परचेज इट्स सप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, किससे लेंगे? ये मैन्युफैक्चर से लेंगे, तभी तो सस्ता लेके महंगा देंगे। एलिमिनेटिंग मिडलमैन, अनडिजायरेबल मिडलमैन से लोग बच जाते हैं और इनके अपने सेपरेट वेयर हाउस होते हैं। फोर्थ कहता है दे हैव सेंट्रलाइज परचेजिंग अरेंजमेंट। सेंट्रलाइज समझ गए आप? परचेजिंग कहाँ से होगी? एक ही जगह से करेगा, यानी हर डिपार्टमेंट अपने लिए इंडिपेंडेंट नहीं है, सब एक ही जगह से परचेज करेंगे, डिसीजन लेने वाला सिंगल पर्सन होगा। फिफ्थ, एज द साइज ऑफ दिस स्टोर इज वेरी लार्ज दे आर जनरली फॉर्म एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब समझो, अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप तो नहीं खोल सकता ना डिपार्टमेंटल स्टोर, उसके लिए तो परचून की दुकान खोल ले, वही बहुत है,
समझ रहे हो। तो इसको कौन चलाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाती हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, राइट। अब देखो एडवांटेजेस क्या हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के। अब दोनों में फ़र्क है, कन्फ्यूज़न नहीं होना। अभी जो हमने पढ़ा फीचर्स था, वो फीचर्स का मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या सुविधाएं क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है, क्या फ़ायदा है डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने का, ठीक है। तो पहला है, अब उसी में से पॉइंट उठा लो आप, लार्ज नंबर आएंगे। पहली बात, बाइंग कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होगी, कैसे, वहाँ पे आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाएगी, कूपन कोड मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी कस्टमर हो तो वो आपको बोलेंगे हमारी मेंबरशिप ले लो, इस तरीके से उनके पास बहुत सारी स्कीम होती हैं। इनकी सर्विस बड़ी अट्रैक्टिव है, ये कस्टमर को बड़ा अट्रैक्ट कर लेते हैं। वहाँ का जो स्टाफ होगा, वहाँ की जो सुविधाएँ होंगी, समझो, तो आपको अट्रैक्ट करेंगी। इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, अब क्योंकि इसमें बड़ा खर्चा है तो आपको पता होना चाहिए कि जितना आप ज़्यादा खर्चा करते हो उतना ज़्यादा आपका रेवेन्यू भी होता है। जैसे कि बड़े लेवल पे काम करने का मतलब बड़े कस्टमर अट्रैक्ट करना, छोटे लेवल पे काम करने का मतलब है छोटे लेवल कस्टमर अट्रैक्ट करोगे आप, है ना। और नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ सेल, ये लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत हैवी अमाउंट खर्च करते हैं, किसमें, प्रमोशन में, राइट। चलो अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। लिमिटेशन बोल दो या फिर क्या बोल दो, डिसएडवांटेजेस, बात एक ही है। देखो पहला क्या इसके लिमिटेशन है, लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। हो सकता है कि यहाँ पे आपको पर्सनल अटेंशन ना मिले क्योंकि यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, आपको जाना है, प्रोडक्ट उठाना है और शॉपिंग कर लेनी है। इस तरीके से पर्सनल अटेंशन, आपको कोई पर्सनल पर्सन यहाँ पे अटेंशन नहीं देगा जो आपको जनरल स्टोर में मिलता है। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब अगर मान लो ये सीपी में है, अगर मान लो ये लाजपत नगर में है या किसी एक मेट्रो सिटी के एक बहुत ही ज़्यादा पॉश इलाके में है, तो डेफिनेटली इनका रेंट बहुत ज़्यादा होगा। अब रेंट की रिकवरी किससे करेंगे, वो बताओ, कस्टमर से करेंगे, तो इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस भी ज़्यादा है, सेम हो सकता है कि आपके लॉस रिकवर ना हो तो फिर आपके लॉस के चांसेस है। जैसे अभी आप करेंटली मान लो कोविड के टाइम पे मोस्टली रेस्टोरेंट पे मार पड़ी है कोविड-19 की, इसका मतलब बहुत से रेस्टोरेंट तो बंद हो गए, होटल्स बंद हो गई, या उनके जो है ऑपरेशनल कॉस्ट में ज़्यादा हो गए कि वो लोग अभी किस में चल रहे हैं, लॉसेज में। क्लियर। चलो एक और है इनकन्वीनियंट लोकेशन। अगर आपने, ये आपके एंगल से एक वार्निंग है, अगर आपने डिपार्टमेंट स्टोर गलत जगह पे खोल लिया या आपने प्लेस की लोकेशन स्टडी नहीं की, वहाँ ओपन कर लिया, फिर आपको लंबा चौड़ा नुकसान हो जाएगा जिसकी भरपाई आप कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए लोकेशन देख के बिजनेस करना आपको चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक खत्म हो गया, दैट इज डिपार्टमेंटल स्टोर हमने खत्म कर लिया, राइट। चलो तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मल्टीपल शॉप, राइट। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर और जो अभी हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल शॉप बोल दो या चेन स्टोर बोल दो, एक ही बात है, राइट। चलो पहला पॉइंट देखो, लोकेशन के हिसाब से। लोकेशन के हिसाब से क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो डिपार्टमेंटल स्टोर कहाँ पे लोकेट होंगी, जैसे मैंने अभी पढ़ाया आपको, सेंट्रल प्लेस जहाँ पे लोगों की गैदरिंग ज़्यादा हो और अच्छे लोगों की, अच्छे मतलब एक पोटेंशियल बायर जिनकी एक अर्निंग अच्छी खासी हो। चेन स्टोर कहाँ होंगे, ये वहाँ पे होंगे जहाँ पे लोगों का रेजिडेंशियल हो, पहली बात ये कमर्शियल स्पेस में नहीं होंगे, जहाँ पे लोगों का रेजिडेंट हो। और ये भी कौन सी जगह चूज़ करेंगे, सेंट्रल लोकेशन भी चूज़ करेंगे, लेकिन इनके लिए नेसेसरी नहीं है सेंट्रल लोकेशन, ये ढूंढते हैं भीड़, ठीक है। ओके, रेंज ऑफ प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट रखेगा डिपार्टमेंटल, देखो तो यहाँ पे मैंने आपको बताया सुई से लेके तलवार तक। डिपार्टमेंटल स्टोर एम एट सेटिस्फाइंग ऑल नीड्स ऑफ कस्टमर अंडर वन रूफ, ये चाहता है कि एक ही जगह पे कस्टमर की सारी चीज़ें पूरी हो जाए, इनका टारगेट ये है, ठीक है। चेन स्टोर का क्या पर्पस है, मल्टीपल स्टोर डील इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ मर्केंडाइज मोस्टली स्टैंडर्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट, मतलब जो कस्टमर के अर्जेंट नीड की, इमीडिएट नीड्स की, डेली नीड्स की ज़रूरत है वो चेन स्टोर रखता है। कौन से क्लास ऑफ कस्टमर को अट्रैक्ट करता है बताओ, सबसे मैंने अभी डिस्कस किया डिपार्टमेंटल स्टोर आप रिलेटिवली हाई इनकम ग्रुप को, मैंने बताया ना, फॉरेन टूरिस्ट कहाँ आएगा बताओ, फॉरेन टूरिस्ट तो एक मेट्रो हर्ट में जाएगा ना, जहाँ पे उसको सारी सुविधाएं मिल जाएं, उसको गली मुनक्के में ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और मैंने आपको बताया चेन स्टोर कहाँ पे होता है, भीड़ वाले इलाके में होता है, तो वहाँ पे आपको सस्ता महंगा एवरेज प्राइस का सामान मिल जाएगा चेन स्टोर के पास। क्रेडिट फैसिलिटी क्या देता है जी, क्रेडिट फैसिलिटी
अपने रेगुलर कस्टमर को देगा। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्रेडिट फैसिलिटी आपको तभी मिलेगी जब आप उसकी मेंबरशिप ले लोगे या आप उसके रेगुलर कस्टमर हो। और चेन स्टोर क्या करता है भैया, ये तो कैश ही बेचता है, इनके पास कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है। हाँ, आजकल बिग बाजार वगैरह देना शुरू हो गए हैं, विशाल मेगा मार्ट क्या बोनस कूपन, लेकिन उधार वहाँ नहीं चलता। सर्विस ऑफर, कौन कौन सर्विस ऑफर करते हैं भाई? डिपार्टमेंटल स्टोर तो पूरी सर्विस दे रहा है, आप बाल कटवा लो, आप रेस्ट कर लो, आप रुक जाओ वहाँ पे, आप रात स्पेंड कर लो, आप वहीं से कोई फॉरेन पे चले जाओ, सारी सर्विसेज। चेन स्टोर में क्या है, आपको सर्विसेज नहीं मिलेंगी, आपको गुड्स मिलेंगी, गुड्स और गुड्स से रिलेटेड सर्विस मिलेंगी, राइट। प्राइसिंग का क्या स्ट्रक्चर है? डिपार्टमेंटल स्टोर डू नॉट हैव यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। अब भैया गुड्स के प्राइस यहाँ पे अलग अलग होंगे, ये नहीं है कि आपको हर डिपार्टमेंट में प्राइस सेम हो, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप चलाता है डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे मुंबई में अलग ग्रुप, दिल्ली में अलग ग्रुप, तो इनके ऐसा नहीं कि प्राइस सेम होगा। लेकिन चेन स्टोर में मैंने आपको बताया हर जगह प्राइस आपको सेम ही मिलेगा। विशाल मेगा मार्ट में आप जाओगे तो चाहे आप नोएडा के विशाल मेगा मार्ट शॉपिंग करो या गोविंदपुरी दिल्ली के, आपको प्राइस ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। नेक्स्ट 7th पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आपको अगर ये बिजनेस खोलने हैं तो इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा भैया? डिपार्टमेंटल स्टोर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, बहुत पैसा लगेगा और ये सब लोग खोल भी नहीं सकते। इसमें रिलेटिवली कम है किससे? डिपार्टमेंटल कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ भी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज का मतलब क्या है? देयर इज सेंट्रलाइज सेलिंग, ये भी क्या करते हैं? सेंट्रलाइज सेलिंग करते हैं। बट परचेज कैसे होता है? डिपार्टमेंटल अपने डिसीजन ले सकता है, डिपार्टमेंट का हेड ले सकता है। चेन स्टोर में क्या है? मल्टीपल शॉप आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज सेलिंग। डिसेंट्रलाइज सेलिंग होती है, आप अपना प्रमोशन करो हर ब्रांच, लेकिन परचेजिंग कहाँ से होगी? सिंगल मैन्युफैक्चर से ही करते हैं। रिस्क कितना है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, सिंपल सी बात है, हायर रिस्क हायर रिटर्न, बड़ा बिजनेस बड़ा रिस्क, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? देयर इज अ डिस्पर्सल ऑफ बिजनेस रिस्क टू दो शॉप विच आर नॉट वेरी सक्सेसफुल मे बी क्लोज टू शिफ्टेड। मतलब मैंने बताया ना, अगर आप बिजनेस को ना चला पाए, अगर आप अच्छी प्रमोशन टेक्निक ना कर पाए तो आपको रिस्क है, आपका बिजनेस बंद हो सकता है। 10th पॉइंट कहता है फ्लेक्सिबिलिटी के एंगल से क्या कहता है? एज द डिपार्टमेंटल स्टोर डील इन अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट दे हैव सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइन ऑफ गुड्स मार्केटेड। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि अब यहाँ पे जरूरी नहीं है, अगर आपको सर्विस नहीं मिल पाई तो वो आपको उस सर्विस को अरेंज करा देंगे, कोई रिजिट यहाँ पे नहीं है। अगर आपको, मैंने बताया ना, सुई से लेकर तलवार तक आपको सर्विसेज वहाँ दी जाएंगी, है ना। और यहाँ पे क्या है? चेन स्टोर में देर इज नॉट मच स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन चेन स्टोर वाइल डील ओनली लिमिटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे हर टाइप की गुड्स नहीं मिल सकती है आपको। विशाल मेगा मार्ट में अगर आप जाओगे तो ये नहीं कि वहाँ पे आप गाड़ी परचेज कर लो, टू व्हीलर ले लो, वहाँ नहीं मिल सकती। वहाँ से आप यात्रा नहीं कर सकते, वहाँ आप स्टे नहीं कर सकते, ठीक है, वहाँ लिमिटेड रेंज है। प्राइस क्या चार्ज करेंगे ये लोग? एज द एम्फेसिस मोर ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स। अब डिपार्टमेंटल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी देना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, तो वहाँ पे प्राइस तो ज़्यादा होगा ना, ठीक है। चेन स्टोर में क्या है? प्राइस चार्ज एट मल्टीपल शॉप आर रिलेटिवली लो एज देयर इज सेलिंग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एंड शॉप। यहाँ पे भी अच्छा प्राइस है, लेकिन इतना कॉस्टली नहीं है जितना कि डिपार्टमेंटल में है। तो यहाँ पे 11 पॉइंट हमने डिस्कस किए, लेकिन एग्जाम में आपको कोई 6 पॉइंट, आप अपने नोटबुक में जब नोट्स बनाओगे तो कोई भी 6 पॉइंट में आप नोट्स बना लो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कितने मार्क्स का आना है? 6 मार्क का। तो 6 पॉइंट से ज़्यादा 7-8 लिखने का कोई रीज़न नहीं है, यू विल गेट मैक्सिमम 6 मार्क, राइट। तो इन 11 में से जो आपको 6 याद हो जाए वो आप लिख के एग्जाम में आ जाओ। चलिए नेक्स्ट बिजनेस पे आ जाइए, मेल ऑर्डर बिजनेस। अब देखो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। अब आपको मैं यहाँ पे एक बिजनेस ऑप्शन भी दे सकता हूँ। जैसे मान लो आप अभी क्लास 11th में हो तो आप घर बैठे बिजनेस कर सकते हो। कैसे? आप सुनो। आप जैसे मान लो आजकल ये क्या कॉन्सेप्ट है बताओ? स्विगी, सुना होगा आपने, स्विगी, जोमेटो, ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये कस्टमर को किससे जोड़ रहे हैं? प्रोड्यूसर से। यानी मान लो आप किचन में बैठे हो और एक पर्सन अपने घर में बैठा हुआ है, उसको भूख लगी और वो स्विगी पे कनेक्शन जोड़ेगा। स्विगी बोलेगा आपको क्या खाना है। अब स्विगी से आप बोलोगे कि भैया मुझे पास्ता खिला दो, तो अब वो स्विगी कनेक्ट करेगा नियरेस्ट किचन कहाँ पे है जहाँ से इसको जल्दी पास्ता मिल जाएगा। अब उस किचन वाले को देखो आपका घर नहीं पता,
लेकिन उसने कॉमन पोर्टल क्या बना दिया, स्विगी। स्विगी पे वो जाएगा, कस्टमर पास्ता बुक करेगा और उसके जो नियरेस्ट होटल होगी वहीं से पास्ता उसको गर्मा गर्म मिल जाएगा। ये एक बिजनेस आइडिया। अब आप बताओ, इसको आप नहीं कर सकते शुरू? आप कर सकते हो। अब दूसरा एग्जांपल लो, जैसे मान लो मैं बुक लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, बुक लिखता हूँ, मुझे बुक लिखना राइटिंग करना पसंद है और मैं चाहता हूँ पूरे इंडिया में मेरी बुक सेल हो, तो मैं क्या करूँगा, घर घर जाके बेचूँ क्या? नो, अब ये बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करो, बुक लिखो, उसको आप बुक का एडवर्टीजमेंट दो, फ्लिपकार्ट में दे दो, अमेजोन में दे दो, मिंत्रा में दे दो, ईबे में दे दो, बहुत सारी जगह हैं। वहाँ से कस्टमर जब सर्च करेगा तो आपके पास बुक के ऑर्डर आएंगे, उसको पैक करो और कस्टमर के एड्रेस पे भिजवा दो। अब जहाँ भिजवाने की बात आई तो कौन भेजेगा, मेल ऑर्डर। तो मेल ऑर्डर क्या बन गया, बिजनेस। यानी आपको कोई गुड्स नहीं बेचना, आपको जो गुड्स बेचना चाह रहा है उसकी गुड्स को पकड़ो और कहाँ दे दो, कस्टमर तक। यही है मेल ऑर्डर बिजनेस। चलें करें इसको डिटेल से। देखो, मेल ऑर्डर हाउसेज आर दोज रिटेल आउटलेट दैट सेल देयर मर्केंडाइज थ्रू मेल। ये ऐसे बिजनेस हैं जो अपने गुड्स को मेल के थ्रू भेजते हैं ऑल ओवर इंडिया और इवन वर्ल्ड। देर इज जनरली नो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। अब मुझे क्या पता, अब मैं कस्टमर हूँ, मैं पास्ता खा रहा हूँ, मुझे क्या पता किसने बनाया है वो पास्ता। अच्छा है, फीडबैक दे दूंगा, अच्छा है, स्विगी का नाम हो गया, बनाने वाले का नाम हो गया, कस्टमर भी खुश हो गया। इस तरीके से मेल ऑर्डर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कस्टमर का यहाँ पे प्रोड्यूसर से नहीं है। अब आ जाओ इसके एडवांटेज पे। मेल ऑर्डर बिजनेस के क्या एडवांटेज हैं, देखो। सबसे पहला, लिमिटेड कैपिटल में खुल जाएगी। मैंने आपको बताया किचन में बैठे रहो, स्विगी से कांटेक्ट करो और आराम से अपना प्रोडक्ट बेचो। ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी मिचौलिए की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा पास्ता बिकवा दे। नो। एब्सेंस ऑफ बैड डेट्स, एडवांस पैसे आएंगे आपको, बेस्ट बैड डेट्स होने की ज़रूरत नहीं है। दुकान में बैठोगे तो कहेगा मेरा नाम लिख ले, शाम को दे दूंगा, यहाँ पैसे थोड़ा ना कोई कॉन्सेप्ट है। कन्वीनियंस है, कस्टमर को जब मर्जी फ़ोन उठाए, ऑर्डर बुक करे, उसके घर में आ जाएगा। फ्लिपकार्ट अमेजोन यही तो कर रहे हैं। बेटर कुरियर कंपनी से कांटेक्ट कर रखा है, बेटर शॉप को एनरोल कर रखा है, शॉप वाले ने वहाँ ऐड दे दिया अमेजोन पे, कस्टमर ने वहाँ से ऑर्डर किया और कस्टमर के पास हर चीज़ मिल गई। दीज आर द एडवांटेज। नाउ कम टू सम लिमिटेशन पॉइंट ऑल्सो। कितनी लिमिटेशन है हमारे पास, वी हैव 6 लिमिटेशन ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। फटाफट देखते हैं। पहला, लैक ऑफ कॉन्टैक्ट कस्टमर ही यहाँ पे एक लिमिटेशन बन सकती है कि जो कस्टमर को पर्सनली जाके लेना है वो यहाँ से नहीं लेगा। यहाँ पे कस्टमर को डर हो सकता है। दूसरा क्या, नो आफ्टर से सर्विस। लेकिन ऐसा है नहीं, जो बड़ी कंपनियां हैं, रेपुटेड कंपनी, आपको पता है फ्लिपकार्ट अमेजोन 7 डेज का क्या देती हैं, रिफंड पॉलिसी देती हैं। नो क्रेडिट फैसिलिटी, हाँ या उधार नहीं हो सकता, तो ये एक लिमिटेशन हो सकती है। प्रमोशन कॉस्ट ज़्यादा है, ऑब्वियस ही बात है। अब मेल ऑर्डर बिजनेस को तो प्रमोशन तो करना पड़ेगा ना, पूरा दिन अमेजोन का ऐड आता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट का ऐड आता है, समझ रहे हो आप। उसके बाद डिले डिलीवरी, ये प्रॉब्लम हो सकती है, इससे बिजनेस खराब हो सकता है। अब मान लो पास्ता आपको 7 बजे चाहिए, 7 PM पे, पास्ता 9 बजे आ रहा है, तो आप क्या होगा, आपका कभी नहीं जाओगे आप ऐसे ऑर्डर, ऐसा हो सकता है। हाई डिपेंडेंस ऑन पोस्टल सर्विसेज एंड, अब यहाँ पे देखो अमेजोन पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है, बताओ, पोस्टल सर्विस पे। कस्टमर किस पे डिपेंड है, पोस्टल सर्विस पे, यानी उसके घर पे जो लाएगा वो अल्टीमेटली कौन है, पोस्टल सर्विस, कोरियर जिसके थ्रू आप कहते हो, राइट। दीज आर द लिमिटेशन। तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर इंटरनल ट्रेड खत्म हो गया। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं हम लोग क्या क्या इस चैप्टर में है और इस सेशन से क्या क्या डिलीटेड है, तो एक बार आपको पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। देखो, इस चैप्टर की हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, बताओ। इस चैप्टर की शुरुआत करी थी हमने इंटरनल ट्रेड की मीनिंग से। मैंने आपको पढ़ाया था इंटरनल ट्रेड क्या है, फिर मैंने आपको इंटरनल ट्रेड का चार्ट दिखाया था जिसमें होलसेल था, रिटेल था, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, होलसेल का डिस्कशन किया था। होलसेल हमने क्या पढ़ा था, होलसेल की सर्विसेज। होलसेल किसको सर्विस देती है, जल्दी से रिकॉल करो आंख बंद करके। होलसेलर मैन्युफैक्चर से कनेक्टेड है और रिटेलर से कनेक्टेड है, दोनों को अपनी अपनी सर्विसेज देता है। फिर हम रिटेल ट्रेड पे आ गए थे। रिटेल किसके से, आंख बंद करो, रिटेल ट्रेड कस्टमर से कनेक्टेड है और होलसेलर से कनेक्टेड है, और मैन्युफैक्चर को भी हम बोल सकते हैं उसको सेवाएं देता है। ये हमने पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद हमने चार्ट डिस्कस किया था, इसमें से डिलीशन हमने डिस्कस किया था, क्या कट गया। हमारे पास जो रिटेल ट्रेड है वो मोस्टली 2 टाइप का है, इटरेंट रिटेलर और फिक्स शॉप रिटेलर। जो आपके सिलेबस में डिलीशन है वो क्या है, वो ये वाली है। पहली बात, रिटेल ट्रेड पूरा कट गया, पैडलर्स हॉकर ये सब नहीं करने।
और जो फिक्स शॉप स्मॉल है वो पूरा कट गया, यानी जनरल स्टोर, स्पेशली शॉप, सेकेंड हैंड, ये पूरा नहीं करना आपको। और उसके बाद ये 3 टॉपिक थे जो हमने अभी डिस्कस कर लिए। पहले हमने डिस्कस किया चेन स्टोर, फिर हमने पढ़ा डिपार्टमेंटल, फिर हमने पढ़ा मेल ऑर्डर बिजनेस, और इसके साथ हमने देख लिया था ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, राइट। ये सब हमने देख लिया। जीएसटी इसमें से पूरा कट गया। जीएसटी अब आप सिर्फ को अकाउंट्स में पढ़ना है, वो भी प्रैक्टिकल पार्ट, राइट। चलो, तो इस तरीके से हमारा इंटरनल ट्रेड पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब आप इस वीडियो को पूरा देख के नोट्स बना लो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो जिससे मैंने पढ़ाया, तो आप मुझे मेल कर दो या व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको ये नोट्स व्हाट्सएप कर दूंगा या मेल कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, कहीं पे नोट कर लो, ये मेरे नोट्स पे लिखा हुआ है, दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। और यू कैन मेल मी, माय मेल ID इज़ auditbydhruv@gmail.com. Thank you so much.